हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी आईएएस। डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग बात करेंगे बिहार स्पेशल के संबंध में। और आप लोगों को पता होगा कि आपकी जो बीपीएससी की परीक्षा है उसमें बिहार स्पेशल का क्या वेटेज है और उस वेटेज को कैसे आपको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे बेहतर से बेहतर अंक उससे आपको प्राप्त करना है। ठीक है, फिलहाल इस सेशन में मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी सी बिहार स्पेशल के स्ट्रेटजी पर, और आज से ही हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करेंगे। बहुत अच्छे से सुचारू रूप से हम अपनी कक्षा को संचालित करेंगे और आप लोग उससे 100% लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो दोस्तों, पहले एक बार हम लोग बिहार स्पेशल को एक सब्जेक्ट के रूप में देख लेते हैं और फिर हम लोग चर्चा करते हैं अपने इस विषय पर। दोस्तों, बिहार स्पेशल की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा जो आपके बीपीएससी का एग्जाम है, ठीक है, जो बीपीएससी की परीक्षा है उसमें मेनली जो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं वह हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, ठीक है, और इसके अलावा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, यानी कि मैथ और रीजनिंग को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली देखें तो वो मैथ्स के ही क्वेश्चन होते हैं। यह जो है प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपके बीपीएससी के एग्जाम में इन्हीं खंडों से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आप कहते हैं कि सर सीधे अगर हम देखें तो कहीं पर हमें बिहार स्पेशल सब्जेक्ट नजर नहीं आता है, तो बिल्कुल सही बात है, कहीं पर इन्होंने बिहार स्पेशल जैसे सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया हुआ है अपने नोटिफिकेशन में। लेकिन अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो एक बात आपको मिलेगी, जहां पर आप हिस्ट्री सेक्शन को पढ़ रहे होंगे वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा बिहार विशेष इतिहास के बारे में आपसे जो है जानकारी एग्जाम को चाहिए। इसी प्रकार से बिहार विशेष भूगोल की बात करें या पॉलिटी की बात करें या इकोनॉमी की बात करें या करंट अफेयर्स की बात करें, वह जो है इंडिकेट होता हुआ आपको नजर आता है। अगर बहुत बारीक से आप विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिहार इतिहास, जो बिहार का इतिहास है, बिहार का जो भूगोल है, बिहार की जो पॉलिटी है स्पेसिफिक, इसके साथ साथ बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है या फिर जो आपका इकोनॉमिक्स है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि सर ये जो जीएस के सब्जेक्ट हैं इन्हीं सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन है वह, और आप मुख्य रूप से देखेंगे तो इन्हीं से जो है बिल्कुल सेपरेटली अलग करके प्रश्न उससे पूछा जाता है। तो कैसे अलग है इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जब आप इतिहास विषय को देखते हैं तब आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठता है कि हम बिहार के इतिहास को पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के इतिहास को पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ेंगे या राजस्थान के इतिहास को पढ़ेंगे। आप कहते हैं कि हम भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास कहने का अर्थ यह होता है कि भारत का जो कंप्लीट इतिहास है उसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं उस कक्षा में, जब आपसे इतिहास की कक्षा की बात की जा रही है, इतिहास के विषय की बात की जा रही है, ठीक है। सेपरेटली अगर हम देखें किसी स्टेट के बारे में जो स्पेसिफिक जानकारी होती है वह जो है बहुत ही आवश्यक होती है, उसी को आप पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे बिहार में चंपारण आंदोलन को अगर आप जब पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत, तो बिहार में चंपारण आंदोलन को जरूर आपको पढ़ना होगा। ऐसी कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जिनको आपको जानना आवश्यक हो जाता है बिहार के संदर्भ में। लेकिन जब आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं दोस्तों, तो वहां पर स्पेसिफिक हिस्ट्री पूछी जाती है बिहार की, और वहां से आप प्रश्न अपने एग्जाम में देखते ही हैं हर साल। जैसे यहां पर सिर्फ जो है चंपारण आंदोलन तक या कुछ प्रमुख घटनाओं तक इतिहास सीमित नहीं रहता है, बल्कि आप देखेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मिडाइवल मॉडर्न और जो हमारा भारत आजाद हुआ उसके बाद का भी जो इतिहास है उनसे भी प्रश्नों का संग्रह स्पेसिफिक तौर पर बिहार से पूछा ही जाता है, और वैसे प्रश्नों को आप अपने प्रश्न पत्र में देखते ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है, जब भी हम इतिहास का अध्ययन करेंगे, भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे, तब कई बार ऐसा होता है कि बहुत इन डेप्थ जो है हम किसी स्पेसिफिक रीजन का इतिहास बहुत ढंग से तैयार नहीं कर पाते हैं। और ऐसे कई परीक्षाएं हैं, जैसे बिहार का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, जहां पर स्पेसिफिक रूप से जो है वहां के इतिहास के बारे में एग्जामिनर या परीक्षा आपसे जानना चाहता है।
तो सेम बीपीएससी में भी आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे तो बिहार का इतिहास है उसके बारे में प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में देखा ही जाएगा और मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चाहे वह आंदोलन से संबंधित हो या किसी अन्य घटनाक्रम से संबंधित हो। इसी प्रकार अगर आप पॉलिटी की बात करें, ठीक है, तो पॉलिटी में भी जो है राज्य विशेष जो राज्य व्यवस्था है या राजनीतिक प्रणाली जो है या जो है जो संवैधानिक संस्था है उनके बारे में आपको जानना जरूरी हो जाता है। देन उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो जब हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, तब उसमें फिजिकल, ह्यूमन और ज्योग्राफी के हर आयाम को बहुत ठीक ढंग से पढ़ते हैं। लेकिन जब हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट स्पेसिफिक ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो हम पढ़ते हैं बिहार की जो है जो भूआकृति है वह कैसी है, बिहार में मृदा जो है वह कैसी है, बिहार का जो फिजियोग्राफी है वो किस प्रकार से जो है डेवलप हुआ है, बिहार में पाई जाने वाली चट्टानें कौन कौन सी हैं, बिहार में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, उनका उद्गम क्षेत्र कहां कहां से है, बिहार में प्रमुख झरने कौन कौन से हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं जो स्टेट स्पेसिफिक होते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। देन इसी प्रकार आप इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में थोड़ा सा जो है आप देखेंगे वेटेज जो है जो स्टेट स्पेसिफिक है उसमें अगर आप बिल्कुल एग्जाम के पेपर पर अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जो बिहार का बजट है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है, मुख्य तौर पर वहीं से प्रश्न देखा जाता है और कभी कभी जो है राज्य का सकल घरेलू उत्पाद और अन्य छोटे छोटे टर्म से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उनका भी कंपाइलेशन आपके पास होना आवश्यक है कि अगर स्टेट स्पेसिफिक इकोनॉमिक की बात की जाए तो भी आपके पास वह डेटा सभी होना चाहिए जो एग्जाम में पूछा जाए और आप उसको सही कर पाए। देन इसी प्रकार करंट अफेयर्स की बात करें तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका आपका किसी एग्जाम के लिए क्या होता है, वह नेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, यही होता है। यानी कि राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है और जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक स्टेट का एग्जाम दे रहे होते हैं तो कई बार राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को थोड़ा सा दरकिनार करके जो है बिल्कुल स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के प्रश्नों की संख्या ज्यादा देखने को मिल जाती है। जैसे हमारे जो है बिहार की जो परीक्षा बीपीएससी की है उसमें, उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा यूपीपीसीएस के उसमें, तो वहां पर इन दोनों परीक्षाओं में विशेष तौर पर आप देखेंगे तो बिहार या यूपी का स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है। तो हम बेसिकली बिहार की बात कर रहे हैं, बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे हमारे परीक्षा में जो बिहार स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है उनके प्रश्नों की जो प्रवृत्ति पूछे जाने की रही है वह हमेशा बहुत जो है सिस्टमेटिक तरीके से आपको एग्जाम पेपर में नजर आती है। तो स्वाभाविक सी बात है हमको उसी तरीके से बिल्कुल करंट अफेयर्स को भी ग्रिप करना होगा। तो दोस्तों यह सारे सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं इसमें साइंस को थोड़ा सा छोड़कर जो अभी लेटेस्ट में करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ चीजें हैं वह भी साइंस से, इतिहास बिहार स्पेसिफिक में तो पूछा ही जाएगा। ओवरऑल आप देखेंगे तो यह कंप्लीट इंटीग्रेशन होता है जो स्पेसिफिक होता है बिल्कुल स्टेट के लिए। तो आशा करता हूं कि मेरी बात को आप बहुत ठीक ढंग से समझ पाए होंगे कि आपका यह सब्जेक्ट कैसे जो है आपके जो भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल और भारतीय जो है राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था इन सब से कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब दोस्तों रही बात इसको तैयार करने की, तो क्या माध्यम हो सकता है, कैसे हम तैयार करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम सब्जेक्ट की तरफ अपने बढ़ेंगे। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री को ही पिक करते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे हम इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री, इतनी इंग्लिश से तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आशा कर रहा हूं मैं। बिल्कुल जो है एक छोटे छोटे टर्म मैं लिख रहा हूं, बाकी जो बोलने का क्रम है वह हिंदी में ही है और आगे जो है आपको जो स्लाइड्स या जो भी चीजें मिलेंगी वह मैं पूर्ण ख्याल रखूंगा कि हिंदी माध्यम के लिए स्पेसिफिक यह कोर्स है तो हिंदी में ही उपलब्ध हो। दोस्तों इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं यहां पर, तो इंडियन हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं सबसे पहले जो इतिहास का वर्गीकरण है उसको, और फिर जो है आप इसको पाते हैं कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडाइवल हिस्ट्री,
ठीक है, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, यही पढ़ते हैं आप भारतीय इतिहास के संदर्भ में। इसी प्रकार से जब हम लोग अपनी हिस्ट्री की कक्षा स्टार्ट कर रहे हैं और बिहार स्पेसिफिक अगर यह कक्षा है, ठीक है, बिहार स्पेसिफिक या बिहार स्पेशल हिस्ट्री है, तो सेम इसी पैटर्न पर हम हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बिहार का एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, बिहार का मिडाइवल हिस्ट्री और बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इसी प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। और जो कल्चर का पार्ट है, जो बिहार का कल्चर है, बिहार की कला एवं संस्कृति है स्पेसिफिक तौर पर, उसको हम इससे सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली बात तो होगी जब एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहाँ के जो कल्चर्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री टाइम के जो है उनका अध्ययन तो हम थोड़ा बहुत करेंगे ही करेंगे, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, सब्जेक्ट के साथ ही इंटीग्रेट होगा, इस यूनिट के साथ ही इंटीग्रेट होगा, लेकिन स्पेसिफिक तौर पर भी हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से बिहार की जो मेडाइवल हिस्ट्री है और बिहार का जो मध्यकालीन कला एवं संस्कृति रही है उसके बारे में हम जो है यहाँ जिक्र तो करेंगे इस यूनिट के साथ, और अलग से भी इसकी कक्षा हम संचालित करेंगे, उसमें भी हम लोग बात करेंगे। देन इसी प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री की भी बात हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी हिस्ट्री की कक्षा सबसे पहले संचालित की जाएगी, उसके बाद हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा जो बिहार विविध है, आप देखेंगे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार स्पेसिफिक जो जीके है, जनरल नॉलेज है, उससे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो जीके को भी हम जो है ठीक ढंग से वहां पर ग्रिप करेंगे। यहां पर आप जोड़ सकते हैं एक और जो है पार्ट जो बिहार जीके का है, बिहार जीके जनरल नॉलेज। इसमें आप बेसिकली वह पढ़ते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहले, सबसे बाद, ठीक है, इन सभी बातों का अध्ययन करते हैं जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो यह आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, इसको बहुत सारे लोग विविध में भी रखते हैं, तो आप जीके या विविध इसको कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपकी कक्षा संचालित होगी और सबसे पहले हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। इतिहास विषय से, जो बिहार का इतिहास विषय है उसका अध्ययन हम सबसे पहले करेंगे, और बिहार के इतिहास में सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जैसे यह यूनिट कंप्लीट होता है मिडाइवल और फिर मॉडर्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो अपना पूरा फॉर्मेट होगा इस कोर्स का, एक बार वो उसको भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपको। मैं आपको प्रतिदिन एक कक्षा 1 से 1.5 घंटे का, ठीक है, प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा इससे संबंधित जो एमसीक्यूज है उसको आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर आपको अपने पास रखना ही रखना है, और इसके अलावा मॉक टेस्ट यह भी आपको जो है करना ही है। मॉक टेस्ट मैं आपको खुद उपलब्ध कराऊंगा, एमसीक्यू जो हैं प्रीवियस ईयर के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। बस ध्यान रखना है कि इन सभी को बिल्कुल क्रमबद्धता से आपको करते जाना है। जैसे आज की कक्षा में अगर आपको हिस्ट्री पढ़ाया गया और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आपसे चर्चा किया गया, तो हर एक तथ्य, हर एक पहलू, हर एक बिंदु को ध्यान में रखते हुए आपको इसका एमसीक्यू लगाना चाहिए, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए, और देन प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट भी लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इन तीनों को इंटीग्रेट करके चलेंगे आगे, जिससे कि कोर्स को बहुत बेहतर ढंग से आप तैयार करें और बहुत अच्छे से इसकी तैयारी आपकी हो सके। ठीक है, तो इतिहास विषय से प्रारंभ करते हैं हम लोग। जो बिहार विशेष जो है, बिहार का इतिहास है, उसका अध्ययन हम लोग सबसे पहले करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी के लिए स्रोत क्या क्या हैं
यह सबसे जानना आवश्यक है। जब आप इतिहास विषय को पढ़ते हैं, चाहे वह भारतीय इतिहास हो या फिर विश्व इतिहास हो, तो सबसे पहले आपके मन में यह जिज्ञासा होती है या फिर यह आप जानने का प्रयास करते हैं कि हमें इतिहास का अध्ययन कैसे करना है। ठीक है, क्या हमारे पास जो है क्या चीजें उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास विषय का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से जब आप बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहते हैं या जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, तो आपके मन में सबसे पहले यही प्रश्न उठना चाहिए कि हम बिहार के इतिहास के बारे में कैसे जानें, क्या स्रोत हैं इसको जानने के, और उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है। ठीक है, क्योंकि यह एग्जाम के लिए है, सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए नहीं। आपको एग्जाम देना है तो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस प्रश्न का अगर मैं आपको जवाब दूं तो बिहार के इतिहास को जानने के कई स्रोत हैं। उन स्रोतों में सबसे प्रमुख स्रोत की अगर हम बात करें तो आपके पास आता है पुरातात्विक स्रोत, आपके पास दूसरा जो स्रोत है वह है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा स्रोत जो है वह यात्रियों के लेख या जो विद्वानों के लेख रहे हैं वह आपके पास हैं। तो मुख्य रूप से बिहार के इतिहास को जानने के लिए यह तीन सोर्स आपके पास उपलब्ध होते हैं, जिसमें आपके पास पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और यात्रियों के लेख। ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। पुरातात्विक स्रोत सबसे ऑथेंटिक स्रोत है और बहुत ही सिस्टमैटिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से ही हम बिहार के पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में जान पाते हैं, और बहुत ही पुरानी घटनाओं के बारे में जानकारी हमको एकत्रित होती है पुरातात्विक स्रोत के ही आधार पर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत की, तो हम बिहार में पुरापाषाण काल, जैसे मुंगेर और नालंदा, दो जगह का नाम आपने सुना होगा, यहां से जो है कुछ साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं पुरापाषाण काल के। ठीक है, इसके अलावा मध्य पाषाण काल की बात करें तो हजारीबाग, रांची, सिंहभूमि और संथाल परगना, मुख्यतः आप देखेंगे जो मध्य पाषाण काल है, यहां पर जो स्थान आपको दर्शाए गए हैं इस काल के, चाहे वह आपका हजारीबाग हो, रांची हो, सिंहभूमि हो, संथाल परगना हो, यह मुख्यतः आपको अब झारखंड राज्य में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको पता होगा कि पहले झारखंड और बिहार एक ही राज्य हुआ करता था। कैसे यह जो है बाइफरकेट हुआ, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे बहुत ठीक ढंग से, है ना। तो हम मध्य पाषाण काल को ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो प्राचीन बिहार था, ठीक है, जिसमें जो है पूरा झारखंड भी कभी शामिल हुआ करता था, उसमें जो हजारीबाग, रांची, सिंहभूमि और संथाल परगना स्थान है, वो जो है यहां पर मध्य पाषाण काल से संबंधित रहे थे। ठीक है, इसके बाद नवपाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो नवपाषाण काल में आप देखेंगे यहां पर सारण में चिराद और वैशाली में चेचर, दो स्थान हैं जो नवपाषाण काल से संबंधित हैं, और नवपाषाण काल से संबंधित जो तथ्यात्मक ज्ञान है वह इन स्थानों से हमें मिलते हैं। इसके अलावा जो औजार हैं, जो अन्य जो है उपकरण हैं, वह हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुम्हरार की बात करें जो पटना का है, यहां से 80 खंभों वाले हाल और भग्नावशेष के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। यह पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लौरिया नंदगढ़ का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, इतिहास में पढ़ा होगा। रामपुरवा जो है पश्चिमी चंपारण में जो की है, इसका नाम सुना होगा। और लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में, और जो यहाँ का जो है मौर्य स्तंभ लेख है, यह बहुत ही प्रचलित है भारतीय इतिहास में, हम इसका अध्ययन करते ही करते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक तौर पर हम बिहार के इतिहास में हम बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करने वाले हैं, और इन सभी को जानने का जो स्रोत है वह हमारे पास केवल पुरातात्विक स्रोत ही है। ठीक है, तो ऐसे कई जो है चीजें हैं जिनको हम पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री में। इसके बाद दूसरा स्रोत आपके पास क्या होता है, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण, रामायण, महाभारत और जो बौद्ध रचनाएं हैं, इसके साथ साथ जो जैन रचनाएं हैं, ठीक है, साहित्यिक स्रोत से बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, और यह बहुत ही प्रमुख स्रोत है जो बिहार के इतिहास को बहुत अच्छे से वर्णित करता है या उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है।
अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह यात्रियों के लेख और विद्वानों के लेख हैं। आपको पता होगा कि कई जो है विदेशी यात्री भारत में यात्रा किए और उन्होंने जिस स्थान पर यात्रा की उसके बारे में कुछ न कुछ लेख या कुछ न कुछ विवरण दिया है, उसके माध्यम से भी हम अपने इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार आप देखेंगे 3री शताब्दी के यात्री फायान का नाम आपने सुना होगा और 7वीं शताब्दी के यात्री हेन शांग का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने बिहार का दौरा किया हुआ था। ठीक है, बहुत डीप हम इनको पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप यहां ध्यान रखिए कि इन यात्रियों के द्वारा जब यहाँ पर दौरा किया गया, यहाँ पर इन्होंने जो है विजिट किया और यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित किया, बहुत सारे विवरण को जो है इन्होंने लिखा, तो उसके माध्यम से भी हम बिहार के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देन इसी प्रकार कौटिल्य जैसे कई विद्वान हुए जो बिहार में रहे और उन्होंने यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया, बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया। जैसे कौटिल्य की ही बात करें, आपको पता होगी इनकी बहुत ही प्रमुख एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पर आधारित है। आप लोगों को पता होगा, नाम इसकी अर्थशास्त्र है। ऐसी कई रचनाएं लिखी गई हैं जिन रचनाओं के भी माध्यम से हमको बिहार के बारे में कई साम्राज्य, कई राजा और कई प्रकार की जानकारी एकत्रित होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप आज से अगर आपसे कभी भी यह प्रश्न पूछा जाए, आपके सामने अगर यह प्रश्न आए कि भाई हमें बिहार के इतिहास के बारे में कैसे जानना चाहिए, क्या स्रोत होने चाहिए जानने के, तो आप तुरंत फट से जवाब देंगे कि हमें बिहार के पुरातात्विक स्रोत को देखना चाहिए, हमें बिहार के साहित्यिक स्रोत को देखना चाहिए और इसके अलावा हमें यात्रियों के लेख और विद्वानों के लेख को भी देखना चाहिए। तो जो पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत और यात्रियों के लेख और विद्वानों के लेख या विवरण हैं, उनके माध्यम से आप कंप्लीट बिहार के इतिहास को जान सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है बिहार के इतिहास को समझ सकते हैं। तो इन्हीं आधार पर हम लोग बिहार के इतिहास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि हम इसको कैटेगराइज कर रखे हैं, हमने आपसे डिस्कस भी किया था। यूनिट 1 जीके से संबंधित है। यूनिट 2 में हम प्राचीन बिहार, महाजनपद, मगध राज्य का उत्कर्ष, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, गुप्तकालीन बिहार, बिहार के प्रमुख विदेशी यात्री, प्राचीन बिहार और वहां पर जो है शिक्षा के जो केंद्र के रूप में कई जो है यूनिवर्सिटीज थी उस समय, उनका अध्ययन हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 2 में। तो बिहार के इतिहास की बात करें तो आज से हम लोग अपने प्राचीन इतिहास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्राचीन बिहार, और प्राचीन बिहार में प्रागैतिहासिक कालीन बिहार को हम सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां तक तो सारी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आशा कर रहा हूं। चलिए, प्रागैतिहासिक कालीन बिहार की बात करें दोस्तों, तो प्राचीन बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जो जानकारी है वह हमें पूर्णतः देखेंगे तो बिहार के विभिन्न भागों में पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त होती है और वहां से प्राप्त जो सामग्री है उनके ही आधार पर हम जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब सबसे पहले हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल को देखेंगे। आपने बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कि इतिहास के वर्गीकरण में बहुत ठीक ढंग से पढ़ा होगा कि इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया गया है, और वर्गीकरण जब किया गया तो उसमें हम पाषाण काल के अंतर्गत जो है पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल को कैसे हम जो है बाइफरकेट किए हुए हैं। मैं आशा कर रहा हूँ यह कि आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे जो है कमेंट बॉक्स में आप एक बार पिन कर देंगे तो मैं हिस्ट्री की कक्षा में एक स्पेसिफिक क्लास आपको दे दूंगा जो इतिहास के वर्गीकरण पर ही आधारित होगा और वहां से आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। यहां पर उसको इंक्लूड करने का मतलब हो जाता है कि पूरा लेक्चर एक दूसरे तरफ जो है डाइवर्ट होता। तो अगर आपको जानकारी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी आप मुझे इन्फॉर्म एक बार कर देंगे तो मैं आपको उसके बारे में सटीक जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल की सबसे पहले बात करते हैं। तो बिहार में पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल संस्कृतियों का उद्भव जो है और विकास अगर हम देखें तो आरंभिक प्रमाण इसका दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में मिलता है जो अभी झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जब भी प्रश्न पूछा जाए तो इस बात का आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा कि बिहार में जो पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल संस्कृतियों का जो उद्भव और विकास है उसका आरंभिक प्रमाण दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र से मिल रहा है। दोस्तों, इनमें पत्थर की कुल्हाड़ियां, फलक, चाकू, खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर की कई प्रकार की वस्तुएं और टुकड़े जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण के संदर्भ में यहां पर आप देखेंगे तो मैप में थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे तो यहां पर इंडिकेट किया गया है। ठीक है,
यहां पर छोटा नागपुर को इंडिकेट किया गया है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों ये रही आपकी पूरा पाषाण काल की बात। अब मध्य पाषाण युग की बात करें तो दोस्तों मध्य पाषाण युग के अवशेष मुंगेर से आपको प्राप्त होते हैं। मुंगेर का नाम आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मुंगेर का नाम आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना होगा। और यहीं से परिवर्ती पाषाण युग यानी कि आप देखेंगे लगभग 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहां से? मुंगेर से। तो बहुत ही प्रमुख स्थान है, इसका भी जो है आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। यहां से दोस्तों पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े से बने कई प्रकार के औजार सिंह भूमि, संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग, रांची, धनबाद, नालंदा, गया, मुंगेर, भागलपुर जिले के अनेक स्थानों से आप देखेंगे तो निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण और साथ ही साथ मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी यहां पर लोकेशन आपको इंडिकेट किए गए हैं यह बिल्कुल टिप्स पर आपके होना चाहिए और आप जो है इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस के माध्यम से अपने टिप पर ला सकते हैं और अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नवपाषाणिक उपकरण की बात करें या नवपाषाण काल की बात करें तो इसका भी जो है साक्ष्य मिलता है हमें इतिहास में। बिहार के इतिहास में नवपाषाणिक उपकरण की बात करें दोस्तों तो पहली बार यह सिंहभूम में, ठीक है, सिंहभूम के संजय घाटी को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं इंपॉर्टेंट का सिंबल भी इंडिकेट कर दे रहा हूं संजय घाटी का। तो संजय घाटी में स्थित जो बुराडी है वर्तमान झारखंड में यह है, डूगी, उकरी और भीमबाद जो कि मुंगेर में है, इसके अलावा केउर जो कि गया में है, सिनवार जो रोहतास में है और चेचर जो कुतुबपुर, हाजीपुर और चिराद जो छपरा में है वहां से मिले हैं नवपाषाणिक उपकरण। अब मुख्य रूप से यहां पर जो चिराद है यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चिराद को ध्यान रखिएगा, चेचर कुतुबपुर को ध्यान रखिएगा, सिनवार को ध्यान रखिएगा, केउर को गया में जो कि स्थित है इसको ध्यान रखिएगा। यहां से नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त होते हैं हमें बिहार के संदर्भ में। ठीक है, बिहार विशेष में इतिहास के संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा नवपाषाणिक उपकरण जो है अपने को यहां से प्राप्त होते हैं। अब आगे बढ़े तो प्रागैतिहासिक स्थल कुछ हैं दोस्तों, इनकी लिस्टिंग मैंने तैयार कर रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिस्टिंग और मुझे लगता है कि इसको आपको जरूर देखना चाहिए और नोट डाउन भी करना चाहिए। वैसे ये सारी स्लाइड्स मैं ग्रुप और जो है टेलीग्राम और इसके साथ साथ जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दोस्तों जो प्रागैतिहासिक स्थल हैं उसमें सिंहभूम जिले को ध्यान में रखना है आपको। यहां से रोरो घाटी, नरदाडीह, नेमाडीह और बुराडीह यह जो स्थल हैं यह देखने को मिलते हैं। गया की बात करें अगर तो बहुत प्रसिद्ध है, अब इसका नाम गया जी हो गया है, आपको पता होगा। तो गया जी से पेमार घाटी यह स्थल है, इसका नाम ध्यान में रखना होगा, यहां प्रागैतिहासिक स्थल है यह एक। ठीक है, हजारीबाग की बात करें जो कि झारखंड में है, यहां पर आप देखेंगे तो रजरप्पा, लोटा पहाड़ दो बहुत प्रमुख स्थल हैं यहां पर जो प्रागैतिहासिक जो है स्थल से संबंधित हैं। धनबाद की बात करें तो गंजा पहाड़ का नाम, संथाल परगना की बात करें तो पहाड़पुर का नाम और भागलपुर में आप देखेंगे तो राजपोखर एवं भालीचोर इसका नाम आपको ध्यान में रखना होगा, यह प्रागैतिहासिक स्थल है। इसके अलावा नालंदा में जेठियन घाटी और मुंगेर में खड़गपुर, भीमबाद और पैसरा, यह तीन नाम प्रमुख है जो प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में देखे गए हैं, इनका जो है जिक्र यहां पर किया गया है, आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं ताम्रपाषाणिक अवशेष की। ठीक है, देखिए यहां पर एक चीज और आप गौर करेंगे दोस्तों, तो जो इतिहास है उसी सीक्वेंस में चल रहा है जैसे भारतीय इतिहास के सीक्वेंस में, भारतीय इतिहास को जिस सीक्वेंस में आप पढ़ते हैं, ध्यान से आप देखिएगा तो इस बात का जो है आपको अनुमान लग जाएगा। ताम्रपाषाणिक अवशेष की बात करें तो बिहार में ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अवशेष आपको सोनपुर, ताराडीह जो कि गया में है, मनेर जो कि पटना में, सिनवार जो है रोहतास में, मांझी तथा चिराद जो कि छपरा में है और चेचर जो हाजीपुर है वहां से मिले हैं ताम्रपाषाण कालीन अवशेष या ताम्रपाषाणिक अवशेष। ठीक है, इसके अलावा
आप देखेंगे तो कई अन्य स्थान भी जो है शामिल है छोटे बड़े, लेकिन जो स्थान यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं वह सबसे प्रमुख स्थान है, उनको आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो 99% प्रबल संभावना है कि इसी में से कोई स्थान एक पिक करके पूछ लिया जाएगा, ताम्र पाषाणिक या नव पाषाणिक या जो है मध्य पाषाण या फिर जो है आपका पूरा पाषाण, ठीक है, से संबंधित। अब दोस्तों इतिहास या ऐतिहासिक काल में बिहार, इसका अध्ययन हमें करना चाहिए। ऐतिहासिक काल में बिहार की बात करें दोस्तों तो उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व जो इसका टाइम पीरियड मोटी मोटा होता है, इसमें आर्यों का प्रसार आप देखेंगे तो पूर्वी भारत में आरंभ होता है। और जब पूर्वी भारत में आरंभ हुआ तो लोहे का उपयोग उस समय हो रहा है, और लोहे का उपयोग भारत में आप देखेंगे तो 1000 से 8000 ईसा पूर्व के मध्य जो है आरंभ हो रहा है। और उस समय भी इतिहास काल में बिहार जो है उसकी स्थिति बहुत सुदृढ़ आपको नजर आती है। आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसके बारे में जानकारी होती जाएगी, यहां सिर्फ आपको ओवरव्यू में देने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद आप देखेंगे तो आर्यों के आगमन के पूर्व जो बिहार है उस समय की स्थिति पर अगर हम चर्चा करें तो बिहार में पूरा पाषाण काल के औजार गया, मुंगेर, पटना आदि स्थानों से मिलते हैं। आरंभिक पाषाण काल के अवशेष चाकू, खुरपी, कुल्हाड़ी भी मिलते हैं। मुंगेर के भीम बांध से जो है आरंभिक पाषाण काल के औजार भी मिलते हैं, और गया के जटनी से प्रारंभिक पाषाण की कुल्हाड़ी, चाकू आदि मिलते हैं। और यहाँ इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि आर्यों का आगमन पूर्वी बिहार में हो चुका था। जब हम इन सभी स्थलों का अध्ययन करते हैं तब इस बात का भी हमको जो है जानकारी होता है कि आर्यों के आगमन के संदर्भ में अगर हम थोड़ा सा देखें तो पूर्व बिहार में उसकी स्थिति देखने को मिलती है। दोस्तों बिहार में आर्यों के आगमन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में पूर्वी भारत की ओर प्रस्थान किया, यानी कि वह जो है पलायन अपना शुरू कर दिए, बढ़ना शुरू कर दिए। और अथर्ववेद की रचना के समय ही, जब अथर्ववेद की रचना हो रही है उसी समय ही आर्यों ने बिहार के क्षेत्र में प्रवेश किया था। शतपथ ब्राह्मण का नाम आपने सुना होगा। शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के आगमन और विस्तार का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। उससे पहले सटीक जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन यहां पर शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के आगमन का विस्तार का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। वहीं वैदिक साहित्य के प्राचीन अंग ऋग्वेद जो है सरिता में कीटक नाम से जिस प्रदेश की निंदा की गई है उसका बहुत कुछ संकेत मगध से माना जाता है। जो यह नाम है बार बार जो है आपको नजर आएगा, जो कीटक है, कीटक, ठीक है। तो इसका उल्लेख मगध के, जो मगध हुआ 16 महाजनपद जब आप पढ़ेंगे तो जो मगध साम्राज्य हुआ उसका जो है रिलेशन, उसको जो है कोरिलेट किया जाता है कीटक से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। संभवतः है कि उस समय तक यह प्रदेश आर्येतर जातियों का निवास स्थान रहा हो, ऐसा जो है एक अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल में आप देखेंगे तो बिहार के संदर्भ में वैसे तो 16 महाजनपद आपने इतिहास में पढ़ ही रखा होगा, लेकिन अगर महाजनपद काल में हम बिहार की बात करें तो बिहार के संदर्भ में यहां पर एक चीज आप देखेंगे, अंग, वज्जी और मगध, ठीक है। यहां पर अंग, वज्जी और मगध यह तीन बहुत ही प्रमुख रहे हैं और इन तीनों का उल्लेख हम आपसे क्लास में करेंगे। इसके अलावा 16 महाजनपद के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया जाएगा। इसके बारे में भी मैं आशा कर रहा हूं कि आप जो है 16 महाजनपद जब पढ़े होंगे भारतीय इतिहास में तो बहुत ठीक ढंग से पढ़े होंगे, ठीक है। मुख्यतः मगध महाजनपद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी हमें ठीक रूप से होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अंग महाजनपद को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अंग महाजनपद को सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। दोस्तों अगर बात करें तो जो अंग महाजनपद था उसका जो क्षेत्र है, जो उसका विस्तार है, यहां पर आप देखेंगे अंग है, शायद आपको मैप पे इंडिकेट हो पा रहा होगा। अंग महाजनपद एकदम पूरब में, ठीक है, एकदम पूर्वी छोर पर आपको नजर आएगा, ठीक है। तो आप पाएंगे कि यहां पर अभी प्रेजेंट में भागलपुर, मुंगेर के आसपास का जो क्षेत्र है, जो पूर्वी बिहार का क्षेत्र है, वह उस समय अंग महाजनपद में शायद आता था। दोस्तों मगध के पूर्व में बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के आसपास का क्षेत्र है यह, ठीक है।
यह चंपा नदी, आधुनिक चंदन नदी के नाम से उसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, द्वारा मगध से अलग होता था। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती है, तो आपको ध्यान में रखना है चंपा या चंदन नदी की। चंदन इसका आधुनिक नाम है, पहले इसको चंपा नदी के नाम से जाना जाता था, उसके द्वारा जो है इसको अलग किया जा रहा था। इसकी राजधानी भी दोस्तों चंपा ही हुआ करती थी, इससे पहले मलिनी नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, तो जितने भी फैक्ट्स दोस्तों यहां पर आपको दिए गए हैं उसको गैदर करना है, आपको बहुत अच्छे से जो है कंपाइल करना है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसको यहां पर एक फैक्ट आपको और मिला, मलिनी नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, और आप देखेंगे चंपा इसकी राजधानी हुआ करती है, और चंपा उस समय भारत के सबसे प्रसिद्ध नगरों में से एक भी हुआ करती थी। इसके अलावा आप देखेंगे तो अंग का मगध के साथ हमेशा जो है संघर्ष रहता था, बिल्कुल पड़ोसी था, और अंत में मगध इस राज्य को पराजित करता है और अपने में मिला लेता है। और यह भारत यहां पर आप देखेंगे तो महाभारत का जो प्रसिद्ध राजा कर्ण के बारे में आपने सुना होगा, दानवीर कर्ण के बारे में, वह जो है इस अंग देश का ही जो है राजा हुआ करते थे। वही अंग देश है जहां पर कर्ण का शासन कभी हुआ करता था। ठीक है, दुर्योधन के द्वारा जो दिया गया था। ठीक है, तो महाभारत का प्रसिद्ध जो है जो राजा है कर्ण, वह जो है अंग देश से कोरिलेट होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। दीर्घ निकाय की बात करें तो इसके अनुसार महागोविंद ने इस नगर की निर्माण योजना भी बनाई थी। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है आपके बीपीएससी के परीक्षा में कि इस नगर की योजना किसके द्वारा बनाई जा चुकी थी, तो महागोविंद का नाम आपको ध्यान में रखना होगा, इनके द्वारा इस नगर की योजना बनाई गई थी। दोस्तों आगे अगर बात करें, हम लोग आगे बात करें तो बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर इस राज्य को मगध साम्राज्य में समाहित कर लिया, और तत्पश्चात आप देखेंगे तो अजातशत्रु को अंग का उपराजा नियुक्त किया गया था। तो यह आपका अंग महाजनपद के बारे में छोटी मोटी स्पेसिफिक बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट कोर इंफॉर्मेशन दे दी गई है, इसको आप समझ लीजिएगा। इसके अवस्थिति को समझ लीजिएगा, किस नदी के द्वारा इसको सेपरेट किया जाता है, इसकी राजधानी कौन सी थी। ठीक है, इसके अलावा उस राजधानी का अन्य नाम, साथ ही साथ महागोविंद का नाम और कर्ण से कैसे है कोरिलेट होता है, इसके बारे में थोड़ी मोड़ी इंफॉर्मेशन आपको एकत्रित करनी है। ठीक है, तो यह यहां से आपको हो गई है, इसको आप जरूर जो है ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद को देख लेते हैं, फिर मगध को करेंगे, और फिर मगध के बाद आगे जो है हम लोग अगली कक्षा में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि मगध को जो है बहुत डीप में हमको पढ़ना होगा और उसकी कम से कम एक कक्षा आपके लिए आवश्यक है, तो उसको हम बहुत ठीक ढंग से पढ़ेंगे। दोस्तों वज्जी महाजनपद की बात करें तो इसका जो क्षेत्र है जो अभी प्रेजेंट में बिहार में आपको देखने को मिलता है, वह दरभंगा मधुबनी के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, जो वज्जी थी। अब यहां पर मैंने मैप जो इंडिकेट किया है आपको, यहां पर जो मैप हमने दर्शाया है BC 600 का 16 महाजनपदास का यह मैप है, इसमें आप देखेंगे तो वज्जी यहां पर आपको नजर आती है, मतलब अंग के उत्तर में आप देखेंगे तो वज्जी नजर आपको आएगी, और वज्जी या वृज्जी के नाम से इसको जो है जाना जाता रहा है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद जो रहे उसमें से यह एक रहा दोस्तों, और इसकी राजधानी बिहार के वैशाली में थी। वैशाली अपने आप में काफी समृद्ध था, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। वज्जी कई छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ था दोस्तों, राज्यों का संघ था, या आप ऐसे कह सकते हैं, और यह उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में स्थित था, और वज्जी की सरकार का एक अलग रूप था जिसे जो है गण या संघ के नाम से जाना जाता था। अभी मैंने आपको बोला था ना कि यह जो है कई छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना, इसलिए यह एक संघ के रूप में भी जो है देखा जाता है। दोस्तों एक गण में कई शासक होते थे, उनमें से प्रत्येक को राजा के नाम से जाना जाता था, और ये राजा मिलकर जो है किसी एक विशेष बात पर निर्णय लेते थे और अनुष्ठान करते थे। वज्जी के शासक 8 वंशों का जो है गठबंधन को दर्शाता है। यहां पर 8 वंशों का गठबंधन रहा है, जिनमें से वज्जी, लिच्छवी, क्षत्रिय, विदेश सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं, इनका ध्यान रखिएगा। और वज्जी लिच्छियों सहित पड़ोसी कुल का एक संघ रहा है। दोस्तों वज्जी जनजाति
का राज्य वड़ी वज्जिका लीग का हिस्सा थी या था। लीग का नाम जो है जनजातियों के नाम पर ही रखा गया है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यह जो है वज्जी के बारे में रहा और इसका लोकेशन। इसके बाद मगध महाजनपद की बात करें तो मगध महाजनपद की अगर हम चर्चा करें तो इसको हम लोग अगली कक्षा में ठीक से देखेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो बिहार के प्राचीन गणराज्य हैं। शायद आपने इन पर कभी नहीं ध्यान दिया होगा, बिहार के इतिहास को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। जो अलकप के बुली थे, वैशाली के लिच्छवी थे और मिथिला के जो विदेह थे, तो इनको हम सेपरेटली बिहार के जो प्राचीन गणराज्य हैं इनको हमने एक हेडिंग के तहत बिल्कुल स्पेसिफाइड भी किया है। इसको हम जानने का प्रयास करेंगे जो बिहार के प्राचीन गणराज्य हैं। उससे पहले अगली कक्षा में हम महाजनपद का जो है महाजनपद में हम लोग मगध महाजनपद के बारे में स्पेसिफिक जानकारी एकत्रित करेंगे और फिर जो है हम लोग इसको ठीक ढंग से बिहार के प्राचीन गणराज्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप मेरी बात को बहुत ठीक ढंग से समझ पाए होंगे, सारे चीज़ों को एक एक करके, और बहुत अच्छे से जैसे आपको दिशा निर्देश दिया जाएगा उसी के अनुरूप आप उसी के जो है अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे। और अगर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे तो मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जो है आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप कभी आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप ठीक ढंग से एग्जाम में बहुत बेहतर जो है स्कोर करके आ पाएंगे। ठीक है, बस बशर्ते आपको यही ख्याल रखना है कि हमारे साथ आपको बिल्कुल लगे रहना है और ठीक ढंग से इसको बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। तो ध्यान रखिए, अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखिए, लक्ष्य से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए दोस्तों। और अगर आपने लक्ष्य को केंद्रित कर लिया है तो परीक्षा बहुत एक छोटी चीज है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से भेज सकते हैं। और वह केवल तभी संभव है जब उसके साथ आपने बहुत ठीक ढंग से प्लानिंग कर रखा हो कि हमको कैसे जो है अपने लक्ष्य को अचीव करना है, कैसे प्राप्त करना है। और इसमें मैं आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर हूं, बस बशर्ते आप हमारे साथ खड़े रहें और ठीक ढंग से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। तो मैं बस इस कक्षा में अंततः यही कहना चाहूंगा और आशा करता हूं कि आप लोग हमसे जुड़ेंगे ठीक ढंग से। इस कक्षा में जुड़कर आप लाभान्वित होंगे। आगामी परीक्षा जो आपकी होगी उस परीक्षा में आप जो है बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे और एक उज्जवल भविष्य की कामना मैं आपकी करता हूं कि आप जो है परीक्षा में सफल हो, सफलता आपकी सुनिश्चित हो और आप एक अधिकारी बनकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो। दोस्तों, अगर आप इस कक्षा से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्कवरी एकेडमी के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे इस कक्षा कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। कुछ कक्षाएं मैं आपको जो है यूट्यूब पर प्रोवाइड करता रहूँगा जो आपके लिए बेहद जो है इम्पॉर्टेंट होंगी। इसके अलावा जो PYQs हैं या जो MCQs होंगे वह बिल्कुल निःशुल्क होगा। वह आपको हमारे डिस्कवरी IAS के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहां पर आप उसके माध्यम से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, यही शुभकामना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।